हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आज सुनिए नासिरा शर्मा की लिखी हुई कहानी दिलारा। नासिरा शर्मा जी समकालीन हिंदी कहानी की विशिष्ट लेखिका हैं। वे निर्विवाद रूप से सामाजिक प्रतिबद्धता से संपन्न एक निष्ठावान कथाकार हैं। वर्तमान हिंदी कथा साहित्य के विकास में नासिरा शर्मा जी का विशेष योगदान है। प्रस्तुत है उनकी कहानी दिल आरा, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। लड़कियों का स्कूल खोलकर साजदा बेगम ने अपने दिल के बहलाने का इंतज़ाम कर लिया था। उनके मियाँ फिदा हुसैन पेशकार को मरे साल होने को आया। आखिर कब तक तड़पती बिलखती मरहूम शौहर की रूह को दुख पहुँचाती। उन्हें तो इस बुढ़ापे में मुई इद्दत में रहना भी ढकोसला लगा था। मगर मरे शौहर का मान दुनिया वालों के सामने रखने के लिए काट दिए पूरे 3 महीने 13 दिन। घर की कैद में रहकर और जब सन जैसे सफ़ेद बाल और नंगी कलाइयों के संग बाहर निकली तो देखने वालों को यकीन न आया कि ये वही सदा सुहागन साजदा हैं जो पोर पोर जेवर पहने, खिजाब से रंगे काले बाल, पान मिस्सी की घड़ी होंठों पर जमाए, मेहंदी सुरमे से सजी धजी औरतों की महफिलों में सूरजमुखी के फूल की तरह खिली शादाब नज़र आती थीं। सुहाग भी क्या चीज़ होती है, पूरी दुनिया रंगीन नज़र आती है। सूखे मेवे के ताजिर सलमान खां की बीवी गुलशन ने साजदा से कहा। उनके सारे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। तरस भरी नज़र से उन्होंने साजदा को ऊपर से नीचे तक निहारा और मन ही मन कांपते हुए कहा, या खुदा मुझे सुहागिन ही उठाना, ऐसा दिन कभी न दिखाना। घर आकर गुलशन ने बड़ा बक्स खोला। कुछ पुराने पहने हुए, कुछ नापसंद नए कपड़े निकाले, सूखे मेवों की थैलियाँ बांधी और नकद रुपया एक बास्केट में रख साजदा के घर भेज दिया तो साजदा अपनी इस बेइज्जती की ताब न ला सकी। अंदर ही अंदर पेच ताव खाकर रह गई। एक दिल चाहा कि बास्केट लौटा दे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने खाली बास्केट में अपनी तरफ से कुछ तोहफे रख कर वापस भेज दिया और दिल ही दिल में कसम खाई कि लोगों की सोच बदल कर रहेगी। दुरुस्त है कि विधवा को लाचार समझकर दुनिया उस पर जुल्म करती है, उसका हक छीन उसे दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर करती है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि औरत को हक दिलवाने की जगह लोग उसको अपना सदका और उतरन दें। तरस खाने के इस जज्बे में गुलशन ये भूल बैठी कि आखिर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है भी या नहीं। साजदा मियाँ के मरने के बाद दुनिया को बदला महसूस कर रही थीं, लेकिन जो गहरा धक्का गुलशन ने उन्हें पहुँचाया था उससे वो उबर नहीं पा रही थीं। रात रात भर करवटें बदलती और जब तरस भरी नज़रें उन्हें याद आ जातीं तो वो बिस्तर पर उठकर बैठ जातीं और अपने आप से मुखातिब होतीं। साजदा, कोई राह निकाल, यूँ तो तू अपने को घुला डालेगी। जीने की राह बहुत तेरी हैं। आखिर तब भी तो तूने जीना सीखा था जब मेवात से दिल्ली चचा की लड़कियों की शादी में गई थी और छोटी बहन ने कंधे उचकाकर सहेली से कहा था कि ये अंग्रेजी नहीं जानती, गांव में पढ़ती है, इससे हिंदुस्तानी में बोलो। सुनकर तब कितना तड़पी थी तू और राह निकाली थी। कसीदे, मरसिये और मिलाद पढ़ने की जिसमें इज्जत थी, मुकाम था, आगे पीछे मजमा था, वो आज भी बरकरार है। अब एक बार फिर ज़रूरत है कुछ कर दिखाने की, जो है उससे आगे बढ़ने की, वरना तुझे बेवा कह कह कर लोग तेरा जीना हराम कर देंगे। रात किसी तरह कटी। सुबह होते ही ज़रूरी काम से निपट वो अपनी सखी सुनंदा के घर पहुंची, जिसका मियाँ फैक्ट्री में फोरमैन था। किसी हादसे में गुजर गया और पीछे छोड़ गया बड़े भाई की विधवा और 4 बच्चों का बोझ जवान सुनंदा पर। साजदा जब ब्याह कर आई थी तो पड़ोसियों से मेलजोल बढ़ा और एक दिन उसे हैरत हुई ये जानकर कि बगल के मकान की सुनंदा विधवा होने के कारण कभी खुशी त्योहार में कहीं बुलाई नहीं जाती थी और एक दिन साजदा पहुंच गई उसके घर और फिर दांत काटी रोटी हो गई। साजदा और सुनंदा घंटे 2 घंटे रोज़ अगर सर जोड़कर बातें न कर लेती तो सारे दिन बेचैन रहती थीं। सुनंदा धूप की रोशनी में कागज़ के पत्ते पर माथे की बिंदिया चिपका रही थी। साजदा को चौखट पर खड़ा देखा तो थकी आंखों में खुशी उभरी और लहक कर बोली, आज सुबह सुबह कैसे, सब कुशल मंगल तो है। बौरा गई है सूखे मेवे वाली गुलशन, मुझे फ़कीरन समझ पुराने कपड़े भेजे हैं। अरे इतना बड़ा दिल है तो मुसाफिर खाना खोलो, फ़कीरों के लिए घर बनवाओ, लंगर खुलवाओ, हर साल 10-20 गरीबों की लड़कियों की डोली उठवाओ। मगर जनाब ये ना होगा,
बस घर का कूड़ा साफ हो इसलिए नेकी कर दी। काहे को अनाप शनाप सोचकर जी खराब करती हो? जानती तो हो ये पैसे वाले ऐसे ही होते हैं, जिनके पास धेला नहीं होता वो पुण्य कमाने की सोचते हैं। सुनंदा ने हाथ का काम छोड़ गैस पर चाय का पानी रखते हुए कहा, गरीब अमीर की बात नहीं है, इंसान की बातिन की बात होती है। कुछ लोग फाका करके भी भूखे को रोटी खिलाते हैं। तुमसे क्या बताना, तुमने तो दूसरों की औलाद को अपना समझकर पाल पोस दिया और सुख उठाने का वक्त आया तो भी चटाई पर बैठी काम करती हो। सुहागिनों के माथे की बिंदी सजाते सजाते 2 रोटी कमा लेती हूँ, फिर काहे किसी के घर जाऊँ और बेकार का कष्ट दूँ। अभी बुलाते हैं तो सुख मिलता है। चाय छानते हुए सुनंदा ने कहा, मैं तो लड़कियों के लिए स्कूल खोलने जा रही हूँ। शाम को घंटा पर लगेगी क्लास, जिसमें औरत और इस्लाम पर मैं थोड़ी देर बोलूँगी और बाकी वक्त सवाल के जवाब दूँगी। आखिर कब तक लड़कियां दुनिया जहान के बारे में जानेंगी, मगर उस हक के बारे में कान आँख जबान बंद रखेंगी जिससे उन्हें रोज़ पाला पड़ता है। मेरी मन की बात कही है साजदा तूने। असल में हम लड़ाई हारते ही इसीलिए हैं कि दूसरों के बारे में जानने के अतिरिक्त हमारा कोई उद्देश्य अपने को जानना नहीं होता। चल मेरा नाम लिख ले, कितनी फीस लगेगी? सुनंदा के गोरे पीले चेहरे की आभा में खुशी की बूंद टपकी। मुफ्त, उल्टे मैं ही उन पर खर्च करूंगी। पेशकार साहब 2 रोटी का जुगाड़ लगा गए हैं। औलादें पैदा हुई मगर मर गईं। अब मेरा कौन बैठा है जिसके लिए पीछे छोड़ के जाऊं? अच्छा है अपने जीते जी बांट दूं। साजना ने खाली प्याली रखते हुए कहा। सुनंदा ने हल्के से गर्दन हिला अपनी रजामंदी जताई और जूठे बर्तन उठा चबूतरे पर सरकाए। साजदा भुनी नारियल और धनिया के बीज का फाका मार उठी और सुनंदा उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई। लड़कियों का मदरसा खुल गया, मगर मोहल्ले पर हुकूमत करने वाले मौलाना को यह बात बहुत अखरी। कई बार उन्होंने बातों बातों में कहा भी कि आजकल मुसम्मात के तेवर बदल रहे हैं, अपनी हदों को पहचानना भूल चुकी हैं, मर्दों के मुकाबले पर आन खड़ी हो रही हैं। मानता हूँ इस्लाम ने औरत मर्द में किसी तरह का फ़र्क नहीं रखा और बराबरी का दर्जा दिया है, मगर जनाब उसके साथ ये भी तो कहा गया है कि मर्द मर्द है और औरत औरत है। काम का बंटवारा इसीलिए किया गया है कि दोनों मिजाज, बनावट, एहसास, ख्यालात में अलग हैं, मगर उनकी इस तकरीर को लोग एक कान से सुनते दूसरे से उड़ा देते। मगर कुछ शैतान ऐसे थे कि फिक्रा फेंकते। मियाँ जी को अपनी दुकान बंद होने की फिक्र लग गई है। जो दूर से भी हवा में नाचता उनके कानों तक पहुँच जाता और वो कुढ़ कर तस्बीह घुमाने लगते। इन सारे झमेलों से दूर साजदा अपने घर के छोटे से आंगन में खड़ी छिड़काव कर रही थी। शाम बड़ी गर्म थी, झुर्रियों के बीच पसीना बह रहा था। रबर लपेट कर साजदा ने आंगन में खटोला डाला और तिपाई पर सुराही और गिलास रख गुसलखाने में जाकर जी भर नहाई। कंघी चोटी से फारिग हो मुंह में गिलौरी दबा घड़ी की तरफ नज़र डाली, फिर दालान के दर से दरी उठा आंगन में बिछा दी। बड़े कटोरे में चना और इलायची दाना ढककर दरी के कोने पर रख लड़कियों का इंतज़ार करने लगी। आदाब, सलाम अलैकुम, तस्लीम, बंदगी, मरहबा, एक साथ कई आवाज़ें कदमों की सरपट के साथ उभरीं और हर उम्र हर शक्ल की लड़कियां, औरतें चप्पल उतार दरी पर आकर बैठ गईं। साजदा बी ने बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर जवान लड़कियों के खिले चेहरे ताके, फिर मुस्कुराकर एक खास अदा के साथ साड़ी का पल्लू सफ़ेद बालों पर जमाया। लड़कियों की मासूम आंखों में उन्होंने साफ पढ़ा, इस उम्र में भी साजदा नानी के क्या कहने हैं। साजदा बी ने डायरी खोली और मोरपंख उठा लिखे हरफ पढ़े, फिर गर्दन हिलाई, एक नज़र सारी लड़कियों पर डाली, फिर आसमान को देख आह भरी और मुँह ही मुँह कुछ पढ़कर दाहिना हाथ चेहरे पर फेरा और गला साफ किया। जैसा कि रिवायत है कि हज़रत खदीजा एक नेक खातून थीं, ताज़े भी बहुत बड़ी थीं। उन्होंने जब रसूल खुदा यानी पैगंबर मोहम्मद की शराफत और ईमानदारी देखी तो उनसे बहुत मुतासिर हुईं, ख़ासकर उस माहौल में जब अरब में शराब और शबाब का बाज़ार गर्म था। खदीजा ने पैगंबर से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जो पैगंबर ने कबूल कर ली। उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल और पैगंबर की 25 साल थी। पैगंबर अपनी शरीके हयात की बड़ी कदर और इज्जत करते थे।
उनका कहना था कि मरियम माँ यहूदियों में और खदीजा मुसलमानों में सबसे बेहतर खातून हैं। वो जब घर से निकलते तो खदीजा की तारीफ़ करते हुए निकलते थे। पैगंबर इस्लाम ने अपने वक्त को देखते हुए औरतों के लिए बेहतर से बेहतर कानून बनाए। उन्हें अपनी पसंद से शादी और मर्जी से तलाक का हक दिया। बाप की जायदाद में हिस्सा और बेवा होने पर दूसरी शादी की इजाज़त दी। गर्ज की उस दौरे जहालत में इस्लाम औरतों के लिए ख़ास तौर से आज़ादी का पैगाम बनकर आया। साजदा भी बहुत कुछ बोल रही थी, मगर दिल आरा को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसका जहन भटक चुका था। उसे इस बात का एहसास हो चला था कि उसको दीन मज़हब ने अपने बारे में फ़ैसला लेने का हक दे रखा है। फिर वो अपने दिल की बात मान सकती है। ये गुनाह नहीं बल्कि उसका हक है। एक कली चटकी और उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कान खुशबू की तरह फैल गई। साजदा बी ने कटोरा उठा, मुट्ठी भर भर सबको चना और इलायची दाना दिया। फिर माँ बाप की खैरियत पूछती, कपड़ों की तारीफ़ करती, नतीजे और इम्तहान के बारे में सवाल करती, सबको दरवाजे तक छोड़ आईं और दरवाजे में कुंडी लगाकर उन्होंने दरी समेटी और वज़ू कर नमाज की चौकी पर बैठ गईं। थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रहीं, फिर मुसल्लाह बांध तख्त पर खड़ी हो नमाज के लिए नियत बांधी। शहर का ये मोहल्ला एक बड़े नाले के दोनों तरफ बसा हुआ था, जहाँ गरीब खुशहाल दोनों तरह के लोग थे, जिनकी लड़कियों के सीने में दिल धड़कते थे। हज़ार हसरतें बिन पानी मछली की तरह तड़पती थीं। कुछ स्कूल जाती, कुछ घर के कारोबार में माँ बाप भाई का हाथ बटाती थीं। उनके लिए साजदा बी के पास आना एक तफरीह से कम न था, जहाँ वो एहसास के धरातल पर दौड़ भाग सकती थीं। ऊंचे जोरदार कहकहे लगा अपनी सारी कुंठाओं को सवाल की शक्ल में उगल उसकी गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश करती। हकीकत तो ये थी कि इन लड़कियों को दिमागी तौर से असुरक्षा की भावना हरदम घेरे रहती थी। वे यहाँ आकर अपने को सुरक्षित महसूस करती थीं। साजदा नानी, मेरे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर आपसे मिलना चाहते हैं, एक दिन दिलारा ने साजदा बी से कहा। क्यों भला, उन्हें क्या तकलीफ़ है जो मिलना चाहते हैं? वे मुस्लिम औरत पर एक आर्टिकल लिख रहे हैं। तो मैं क्या करूं बीबी? उन्हें उस खुर्राट मौलाना अकरम के पास जाने को कहो, रोज़ कोई ना कोई फतवा देता रहता है। लेकिन नानी, वो तो औरतों के खिलाफ बोलते हैं और प्रोफेसर वर्मा को औरतों से हमदर्दी रखने वाला स्कॉलर चाहिए जो ईमानदारी से शरीयत के बारे में बता सके। खूब। साजदा बी की आंखें चमक उठी। कब टाइम देंगी, बोलिए नानी। कल सहपहर को, साजदा बी ने कहा और सोच में डूब गई कि निगोड़ा प्रोफेसर मुआ जाने क्या क्या पूछेगा और जो मैं ना बता पाई तो। अरे मुझे ना अंग्रेज़ी आती है ना हिंदी, वो जो अंग्रेजी में पूछ बैठा तो। काहे की फ़िक्र, देखती हूँ, आने दो मुर्दार को। इतना सोच वो झटके से उठी और मेज पर रखी हुई किताबों के पन्ने उलटने लगीं। कल का आना भी कितना दूर था। पूरे 24 घंटे बाद सहपहर आ गई और साथ लाई अधेड़ उम्र के दुबले पतले मोटे चश्मे वाले प्रोफेसर वर्मा को, जिनके हाथों में फाइल और चंद किताबें थीं। दिल आरा साथ आई थी। प्रोफेसर वर्मा को बैठक में बिठा वो पानी लेने गई और जब लौटी तो देखा प्रोफेसर वर्मा के अंग्रेजी लेखों का उर्दू अनुवाद अखबार की कटिंग की शक्ल में साजदा भी पढ़ रही थी। वाह वाह जनाब, क्या ख्यालात हैं, क्या ज़बान लिखते हैं। कौन कह सकता है कि आप हिंदू हैं? ना चेहरे मुहरे से, ना आदाब अतवार से। अब कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया। अर्ज़ है कि जैसा आपने सुना है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हुई थी कि लड़की को लव मैरिज या यूँ कहिए कि शादी में उसकी मर्ज़ी या पसंद का कोई दखल नहीं होना चाहिए। मगर बाद में वही बहस इस नतीजे पर पहुंची कि लड़कियां अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं ताकि मैं अपने विचार को इस्लामी सबूतों, शरीयत कानून को कोट करते हुए व्यक्त कर सकूं। जैसी रिवायत है कि हज़रत खदीजा ने खुद अपनी पसंद का इजहार करते हुए पैगंबर से शादी की बात कही थी। इससे बढ़कर और कौन सा सबूत होगा? फिर औरत को पूरा हक है कि वो अपने साथ की जा रही ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाए और निकाह के वक्त बाकायदा वो शादी से इनकार कर सकती है अगर शौहर उसको पसंद नहीं है, या फिर ये शादी जोर ज़बरदस्ती या लालच या खौफ से हो रही हो।
कोई ऐसी घटना, मेरा मतलब है ऐसा हादसा बयान कर सकती हैं जो औरत को कानूनी बराबरी देता हो? रिवायत है कि पैगंबर साहब की एक बीवी अस्मा थी। निकाह के बाद हुजूर अकरम उनके पास जाते। इससे पहले उन्होंने तलाक की ख्वाहिश जाहिर की और उनकी मर्जी का लिहाज कर हुजूर ने उन्हें खुला की आज़ादी दे दी। वो खुद फरमाते हैं कि अगर औरत शादी को लेकर पुरउम्मीद नहीं है तो उस शादी को ख़त्म कर देना ही बेहतर है। देखिए वर्मा साहब, पैगंबर ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर शादीशुदा औरत के दिल में गैर मर्द की तरफ रुझान पैदा हो जाए तो उसके लिए मुनासिब यही है कि वो शौहर से तलाक ले और उससे निकाह कर ले, यानी पूरी तरह ईमानदार शौहर के लिए रहे, बेईमान से वफादारी न जताए। काफ़ी देर तक दोनों के बीच लंबी बातें होती रहीं और दिल आरा कभी चाय कभी पान लाती और खातिर के बहाने वो उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। किताब खोलकर साजदा भी बोल रही थी। वर्मा साहब तेजी से कुछ नोट कर रहे थे। तुम में सबसे अच्छे वो हैं जो अपनी औरतों के लिए अच्छे हैं। हदीस की लाइनें हैं ये। जिस शख्स के यहाँ लड़की हो फिर वो ना उसको ज़मीन में गाड़े, ना उसका अनादर करे, ना उससे अधिक लड़के को महत्व दे, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ये वक्तव्य अबू दाऊद का है। उस दिन प्रोफेसर वर्मा चिराग जले लौटे और दूसरे दिन फिर पहुँचे। उनके लेख में जान पड़ रही थी। कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही थीं जो कमज़ोर औरतों के पक्ष में जाकर पूरी स्थिति बदल रही थी। इधर साजदा भी और प्रोफेसर वर्मा औरत को हमदर्दी की नज़र से देख रहे थे। उधर मौलाना के सीने में पत्थर के कोयलों की भट्टी सुलग रही थी। उन्हें हकीकत पता चल गई थी, फिर भी जलन दो तरफ थी। पहली ये कि प्रोफेसर वर्मा उनके पास क्यों ना आए। दूसरे, साजदा भी ने कभी उन्हें दीनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने घर आने की दावत नहीं दी। वो गर्दन कटे मुर्गे की तरह सारी रात बिस्तर पर तड़प रहे थे। उनकी इज्जत और दबदबा दांव पर लग चुका था। दिलारा का आखिरी साल बीए का था। प्रोफेसर वर्मा उसको एमए सोशियोलॉजी में करने का लगातार प्रोत्साहन दे रहे थे, मगर वो जानती थी कि बीए में फर्स्ट आकर भी उसकी शादी करा दी जाएगी। घर में बात चल रही थी। जमील से उसने कहा भी था कि वो शादी का पैगाम घर भेजे वरना कहीं देर ना हो जाए, मगर जमील को अपनी जात की ऊंचाई और गरीबी का एहसास था। वो अंदर ही अंदर अपने को कमज़ोर महसूस करता था। उसे दिलारा बहुत पसंद थी। दोस्ती हुए भी साल होने को आया था। उसने शादी के बारे में कभी सोचा नहीं था, मगर अब किस मुंह से वो घर में कहे। बहनोई के सहारे उसकी पढ़ाई चल रही थी, नौकरी और घर का ठिकाना नहीं, और वो घर बसाने की बात कहे। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। दिलारा रोज़ इस उम्मीद पर नए सूरज का स्वागत करती कि आज ज़रूर जमील के घर से उसकी बड़ी बहन और माँ आएंगी, मगर निराशा हर रात उसे काली चादर उड़ाकर सुला जाती थी। दिलारा को पता था कि उसके घरवाले ये पैगाम पसंद नहीं करेंगे, मगर वो उन्हें मानना ही नहीं बल्कि तर्क वितर्क से हराने का प्रण भी ले चुकी थी। उसे अपने हक का पता चल गया था। वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकती थी। शमीमा, नरगिस की तरह वो मोहब्बत किसी से करे और शादी किसी और से, ये समझौता उसे पसंद नहीं था। वो मोर्चे पर डटी थी, युद्ध की तैयारी भी कर ली थी। उसे इंतज़ार था लड़ाई के शुरू होने का। उस इंतज़ार की घुटन जब सहन न होती तो घबरा कर साजदा भी की शरण में चली जाती थी। मौलाना अकरम का गुस्सा कहीं ना कहीं निकलना था, सो उन्होंने मर्दों के कान भरने शुरू कर दिए कि साजदा भी लड़कियों को गलत आज़ादी की छूट दे रही हैं। उनके घर कच्चे दिमाग और कच्ची उम्र की लड़कियों का जाना खतरनाक है। जब रौनक उस दिन नहीं आई तो पूछने पर उसकी माँ ने बताया कि बाप के मना करने के डर से वो नहीं गई, क्योंकि मौलाना साहब नाराज़ थे। सुनकर साजदा भी ये तन बदन में आग लग गई। उन्होंने कलम दावात निकाली और पर्चे पर लिखा, हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ने फरमाया है, तुम लोग औरतों के साथ अच्छा सलूक करो क्योंकि वो तुमसे वही चाहती हैं जो तुम उससे चाहते हो। मौलाना अकरम ने जो पर्चा पढ़ा तो आग पर तेल का काम हुआ। भड़क गए और ताव में आकर उन्होंने जवाब लिखा, मोहतरमा, एक तो आप इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करती हैं, ऊपर से लिबास साड़ी तन करती हैं। आपको बखूबी पता है कि हमारे यहाँ ज़मीन से भी पर्दादारी होती है। औरत का कोई भी हिस्सा खुला नहीं होना चाहिए। दूसरे,
आप काफिरों के साथ उठती बैठती हैं। इन बातों का असर नई नस्ल की लड़कियों पर बहुत बुरा पड़ेगा। आगे आप समझदार हैं। मौलाना ने गुस्से से कांपते हाथों से खत को तह किया और मोहर लगा अपने एक मुरीद के हवाले कर कहा कि ये खत एहतियात से साजदा बेगम तक पहुंचा दे। कबूतर उड़ गया, पैगाम पहुंच गया। गुस्सा उतर गया तो एक बेचैनी मौलवी साहब ने अपने अंदर महसूस की। एक मौका सलाम दुआ का बड़ी खूबसूरती से शुरू हो सकता था, जो उन्होंने खो दिया। सच कहा है किसी ने, गुस्सा अकल का दुश्मन होता है। साजदा भी दुलाई की गोट काट रही थीं। औरतें उन्हें घेरे बैठी थीं। उसी वक्त रुक्का पहुंचा। उन्हीं औरतों में से एक ने उठकर दरवाज़ा खोला और खत साजदा बी को थमाया। उन्होंने कैंची रख पर्चा खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आगे पढ़ती, हर अल्फाज उन्हें जहर से बुझी तलवार लगता। खोलते खून के घूंट को पान की पीक के साथ उगलदान में थूक कर एकाएक किसी मजे कूटनीतिज्ञ की तरह हंस पड़ी और बड़ी अदा से बोली, कहने को अकरम साहब ईरान, इराक, मक्का, मदीना जाकर खतबा पढ़ते हैं, मगर छोटी छोटे मसलों में मुझसे मशवरा मांगते हैं। मेरी तस्दीक चाहते हैं कि फ़लाँ हदीस दुरुस्त है या नहीं। सच कहती हूँ, इन मर्दों का काम बिना औरतों के कहीं नहीं चलता, ना बावर्ची खाने में, ना मुल्क के निज़ाम में। उनकी बातों को सुन औरतों के चेहरे पर निष्ठा की एक परत और जम गई। मर्द जब औरत से सलाह मशवरा करे तो फिर उस औरत का कहना क्या। अपना अपना सामान लेकर औरतें खुश खुश लौट गईं। तभी प्रोफेसर वर्मा ने कुंटी बजाई और आज के हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र के कई अंक उन्हें थमाते हुए बोले, बेगम साहिबा, आपके कहे अल्फाज मैंने जगह जगह कोट किए हैं। मैं खुद पढ़कर सुनाता, मगर क्लास है, कॉलेज पहुंचना है। आज तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि अपनी श्रद्धा आपको भेंट कर सकूं। इजाज़त दें। उनके जाने के बाद साजदा बी ने दिलारा के भाई को बुला लेख पढ़वाया। फिर अजीब रूहानी खुशी में डूबती उतराती रहीं। फिर मौलवी अकरम के खत को दोबारा पढ़ा और गहरी सोच में डूब गईं। फिर कागज़ कलम लेकर बैठीं और लिखना शुरू कर दिया। जनाब अकरम साहब, आप ज़हीन और पढ़े लिखे शख्स हैं। दीन और मज़हब के बारे में आपकी मालूमात का मैं क्या मुकाबला करूँगी। उस इल्म की चौखट की मैं अदना जूती हूँ। फिर भी ज़रूरत कर अर्ज कर रही हूँ कि लड़कियों के दिमाग को रोशन करना और सही राह दिखाना, उन्हें अपने हक़ और ना हक़ के बारे में जगाना, उन्हें बर्बाद नहीं आबाद करना है जो मैं कर रही हूँ। ये कोई बगावत या औरत की आज़ादी का परचम नहीं है, बल्कि मिली हुई आज़ादी पर जो गर्द व गुब्बार पड़ गया है उसकी धूल झाड़ रही हूँ। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये कि हमारे यहाँ काफिर उसे कहा गया है जो खुदा को ना माने, और जनाब हिंदुओं के पास एक नहीं 1000 खुदा हैं। फिर प्रोफेसर वर्मा काफिर कैसे हुए? आज का पेपर देखें, उसमें उनका मजमून छपा है। तीसरी बात जो एतराज़ के काबिल है, लिबास से ताल्लुक़ रखती है। हिंदुस्तानी औरत का लिबास साड़ी है, जैसे मुस्लिम मुल्कों में औरतों का लिबास फ़्रॉक है। बात मुख्तसर ये है कि शर्म आँखों से होती है, उसी तरह जैसे ईमान की खुशबू दिल में होती है। इस खत के आने जाने की खबर छुप तो सकती नहीं थी। मोहल्ले के मनचले लड़कों के दिल में मौलाना अकरम को लेकर पहले से शरारत भरी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने अकरम का नाम बकरी वाले मौलवी साहब रखा था। उनकी बेगम को मरे 10 साल हो गए थे, बच्चे बड़े हो गए थे, अपने अपने रोज़गार में लगकर अलग अलग शहर में बस चुके थे। मौलाना अकरम पैगंबरों की गल्लेदारी से प्रभावित थे। उसी की याद में वो अक्सर घर में पली हुई बकरी को खुद बेर की पत्तियां खिलाते और प्यार से सर पर हाथ फेरते। उनके इस चरवाहेपन में लड़के कुछ और सोचकर हंसते और मजा लेते। फिर वे चंडाल इस खतबाजी को क्यों नज़रअंदाज कर देते। उन्होंने अकरम साहब को दूल्हे के लिबास में खड़ा कर दिया और उनका नाम निडर और खूबसूरत रख दिया। प्रोफेसर वर्मा ने अपने लेख में निकाह नामा की शर्तें बताते हुए लिखा था कि हिंदुस्तानी मुसलमान औरत भौगोलिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव में हिंदू औरत से अलग नहीं है। उनके संस्कार वही हैं जो इस देश में रहने वाली किसी भी धर्म को मानने वाली औरत के हैं।
इसलिए वो कई मुद्दों पर अपने अधिकार से वंचित रह जाती है, क्योंकि उसे अपने धर्म और शरीयत कानून के बारे में इतना कुछ नहीं पता जो मुस्लिम राष्ट्रों में रहने वाली औरतों को मालूम होता है, और उससे वे लाभ उठाती हैं। यही वो कारण है जो मध्य पूर्वी देशों के मर्दों को भारतीय मुसलमान औरत से शादी करने के लिए आकर्षित करते हैं कि वो बेखबर उनके हर जुल्म को सहती है और उफ भी नहीं करती है। पूरा मोहल्ला उस लेख को पढ़कर बौखला सा गया था। दुकानदार, ग्राहक, औरत, मर्द सभी अपनी अपनी तरह से बोल रहे थे। जब न रहा गया तो पहुँचे मौलाना अकरम के पास। उन्हें आया देख मौलाना समझे दुआ तावीज़ का मसला है, सो उन्होंने संदूकचा खोला। तभी गारमेंट हाउस वाले रब्बन ने बास्केट तोंद पर खींचते हुए कहा, जनाब मौलाना साहब, हकीकत क्या है? क्या प्रोफेसर वर्मा ने सब कुछ ठीक ठाक कोट किया है? पढ़ा है मैंने, किसी हद तक मुनासिब बातें लिखी हैं, मगर गैर मुस्लिम होने की वजह से उनकी पकड़ ज़्यादा मजबूत नहीं है। बहस का लंबा सिलसिला है, तुम लोगों के पास इतना वक्त कहाँ जो समझने बैठोगे। मौलाना अकरम ने बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज से अपनी अज्ञानता पर पर्दा डाला। सच पूछा जाए तो वो नमाज, रोज़ा, दुआ, ताबीज़ से आगे कुछ जानते नहीं थे। आखिर वो पेट पालते या फिर मोटी मोटी किताबों को पढ़कर गुत्थियाँ सुलझाते। दूसरे दिन का लेख और क़यामत खेज था। उसमें शादी, निकाह, तलाक और गुजारा रकम के सिलसिले पर बहस करते हुए प्रोफेसर वर्मा ने साजदा बी को इस्लामिक स्कॉलर बताते हुए उनकी बातों को कोट किया था कि अरब में निकाहनामा में कुछ शर्तें जो इस्लाम के दायरे से बाहर ना हों वो औरत लिखवा सकती है। ये आज़ादी और हक उसे मिला है। साथ ही कुछ शर्तें 1989 में माजून के नाम से रजिस्टर में दर्ज हैं, सभी मर्दों के लिए लागू होती हैं। जैसे महीने की पहली तारीख को तनख्वाह बीवी के हाथ में रखना, दूसरा जुमे या जुमेरात को खाना पकाना या घर के कामों में पत्नी का हाथ बटाना, तीसरा 10% रजिस्टर्ड विवाह की ये शर्त कि दुल्हन को तलाक का अधिकार मिले, चौथी में ये ख्वाहिश भी रखी गई कि उनका घर सास ससुर से अलग हो, पाँचवां कामकाजी औरतों को अपनी तनख्वाह को खर्च करने की पूरी आज़ादी हो। इन सारी शर्तों को अरबी भाषा में रवैरुल शर्त का नाम दिया गया है। अगर इन शर्तों का पालन शौहर ने निकाह के समय दी रजामंदी के बाद पूरा नहीं किया तो औरत को तलाक लेने का हक है, क्योंकि इस्लाम में शादी एक अनुबंध का नाम है। उस लेख को पढ़कर मौलवी अकरम का दिल मुंह पीटने को चाहा। उन्हें दो बातें बहुत बुरी लगीं। एक तो यह इल्ज़ाम कि मुसलमानों को अपनी शरीयत का पूरी तरह इल्म नहीं, दूसरे मर्दों से बावर्ची खाना संभालने की ख्वाहिश रखना। उन्होंने एक पुर्जे पर साजदा बेगम को पैगाम भेजा, बेगम साहिबा, क्या मैं शाम को तबादल ए ख्याल के लिए आपके दौलत खाने पर हाजिर हो सकता हूँ? उनका खत लेकर इस बार उनके घर खाना पकाने वाली बुआ गई और गलती से वो खत साजदा बेगम की जगह लाल मेहंदी वाले के घर दे आईं। पोते ने जो दादी के नाम खत पढ़ा तो कान तक मुंह सुर्ख हो गया। मोहल्ले में हो रही शरारतों में तो वो भी शामिल था। उसने पर्चा मोड़ा और सीधा मौलाना अकरम के घर पहुंच गया। बड़ी देर तक पहलू बदलने के बाद उसने पर्चा मौलाना को थमाते हुए दबी जबान से कहा, मौलवी साहब, ये मोहल्ला शरीफों का है। मौलाना अकरम कुछ समझे नहीं। उन्होंने पुर्जा खोला तो अपनी तहरीर पाई। तेवरी पर बल पड़ गए। चिड़चिड़े लहजे में बोले, मियाँ साहबजादे, जानते हैं दूसरों के रुक्के पढ़ना अखलाकी जुर्म है, मगर किसी पर्दा नशीन खातून की बेहुरमती करना भी तो जायज़ नहीं है। अब्बा और दादा के रहते किबला आप मेरी दादी से मुलाकात कर क्या बात करना चाहते हैं? लाहौल, ये खत बीवी साजदा के लिए था। आज के मजमून को पढ़कर मेरा खून खौल उठा था। मैं उन्हें खबरदार करना चाहता था कि गैरों से दोस्ती और कराबतदारी मुनासिब नहीं है। रोज़ रोज़ उनका नाम अखबार में छप रहा है, कल तस्वीर भी छपेगी। लाइए मैं ये खत खुद उन्हें पहुंचा देता हूँ। लड़के का लहजा नरम पड़ गया और चेहरे पर शर्मिंदगी सी उभरी। खुदा तुम्हें नेक मौफीक दे, कहते मौलाना उठे और दरवाजे पर बंधी बकरी के पास जा उसे प्यार से थपकने लगे, जो कूड़े में मुंह डाल भूसी खा रही थी। गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं। दिल आरा का दिल उदासियों में डूब गया था।
अक्सर वो सोचती कि लड़की निडर हो, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का अहद भी कर ले तो क्या बिना मर्द के वो शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है। जमील में जब तक उसे पाने की तमन्ना इस हद तक ना पहुँचे कि वो माँ बाप से कहकर अपना पैगाम मेरे घर ना भेजे, तब तक बात आगे क्यों कर बढ़ेगी और मैं किस बूते पर शादी से इनकार करूँ। जज्बा तो दो तरफा होता है, एक तरफा मोहब्बत के बल पर वो ताजमहल तो खड़ा नहीं कर सकती है। दोपहर का सन्नाटा, गौरैया और मैना फुदक फुदक कर आंगन में पड़े बासी चावल और रोटी के टुकड़े चुन रही थीं। साजदा बेगम बड़े बड़े सफ़ेद बाल खोले बीच के दर पर बैठी कसीदा पढ़ रही थीं। कल इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर रऊफ़ कपड़े वाले के यहाँ जनाजी जमाव है। उन्होंने दिलारा और उसकी दो दोस्तों को बुला रखा था ताकि उनके सामने तरन्नुम से पढ़े, जो कि वो टेप करके उन्हें सुनाए ताकि आवाज़ का उतार चढ़ाव वो ठीक कर सकें। साजदा ने कसीदे की नई धुन बनाई थी, उसे बार बार दोहराकर अल्फाज में रवानी लाना चाह रही थीं। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। कौन? मौलाना अकरम का अरीज़ा लाया हूँ। आती हूँ। साजदा सर पर साड़ी का पल्लू जमा किवाड़ खोलने पहुंची और ओट से बाहर देखा तो लाल मेहंदी वाले छक्कन का पोता मीर मोहम्मद को खड़े पाया। पूरा दरवाज़ा खोल उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए खत लिया और तुर्शी से बोली, मौलाना अकरम आदम फौज बनाने के ख्वाब देख रहे हैं क्या? चलता हूँ नानी, मगर यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं किसी दस्ते में शामिल नहीं हूँ। बस गलती से एक खत मेरे घर पहुँच चुका था, आप तक पहुँचाने चला आया। खुदा हाफिज़। कहता हुआ बाहर निकला और तीनों लड़कियाँ टेप रिकॉर्डर लिए अंदर दाखिल हुईं। नानी आदाब, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। चेहरे की छोटी छोटी झुर्रियाँ मिटाने वाली ये क्रीम अगर पूरी तरह कामयाब नहीं भी होती है तो ये क्या कम है कि इस उम्र में आपका चेहरा साफ खिला चमकीला बना दे। दिलारा ने क्रीम के साथ का कागज़ पढ़कर सुनाया। तुम्हारी नानी तो विधवा है, फिर ये सब लगाकर किसे दिखाएगी? दिलारा की सहेली सुषमा बोली। दिखाना ज़रूरी होता है क्या बेटी? मेरा सुहाग गया तो सजना संवरना छोड़ दिया, मगर सेहत का ख्याल तो करना पड़ता है। इंसान को अपने लिए जीना चाहिए, तभी दूसरों को कुछ दे पाता है। साजना ने खत तह करते हुए कहा। पहुंचना है कहीं? दिलारा बोली। वही मौलाना अकरम है, प्रोफेसर वर्मा के मजमून के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने शाम का वक्त दिया है। तू जा सुषमा, खत देकर आ, इसी बहाने किसी मौलवी को देखने का मौका मिल जाएगा। हमेशा पूछती रहती है मौलवी कौन होते हैं, देखने में कैसे होते हैं। रीता को लेकर जाती हूँ। सुषमा और रीता खत लेकर बाहर निकली और पतंग वाले की दुकान के पास वाले घर की तरफ बढ़ीं। क्रीम ने चेहरे का मैल धो पोंछ डाला और सूरजमुखी का फूल शबनम से नहा और खिल उठा। साजदा बेगम ने जो आईना देखा तो देखती रह गईं। कंघी कर आंखों में सुरमा लगाया और शाम के मुनाजरे के लिए तैयार बैठ गईं। दिलारा ने आने का वायदा किया था तो साजदा भी ने कुछ नमकीन और शरबत का इंतज़ाम कर लिया था। अब बैठी टेप पर अपनी आवाज़ में पढ़ा कसीदा सुन रही थीं। सोच रही थीं कि काश ये सब कुछ और पहले से शुरू करती तो आज किताबें भी लिखने के काबिल होती और रेडियो टीवी पर जाकर बड़े बड़े मसलों पर अपनी राय जाहिर करती। कौन? दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं मौलाना अकरम। तशरीफ़ लाएं। झुककर सलाम कर साजदा दरवाज़ा खोल आड़ में खड़ी हो गई। पर्दा तो उन्होंने कभी किया नहीं था। मेवात की लड़की थी, बहुत हुआ तो दुपट्टा सर पर रख कान से नाक तक मुंह छुपा लिया, मगर अब साड़ी पहनती हैं। फिर इस उम्र में पहुंचकर वो छोटे छोटे बंधनों से आज़ाद हो चुकी हैं। आपके ख्यालात पढ़कर खुशी हुई। मौलाना अकरम ने बात का सिलसिला शुरू किया। शुक्रिया, सब आपकी इनायत है। आप जानती हैं मुल्क के हालात क्या हैं, कहीं आरती है तो कहीं रथ यात्रा तो कहीं परिक्रमा। ऐसी हालत में मुसलमान को अपने बारे में कम से कम बोलना चाहिए। अगर बोलना बहुत ज़रूरी भी है तो बहुत एहतियात के साथ चंद जुमलों में बात को कहना ही समझदारी है। मेरा भी यही ख्याल है कि गैर ज़रूरी अंदाज से मुसलमानों को हर बात पर भड़कना नहीं चाहिए। इस्लाम खतरे में है, इस साइकी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बड़ा बेहुदा खौफ है। यहाँ मैं आपसे मुत्ताफिक नहीं हूँ।
खौफ भी है, खतरा भी है और किसी हद तक ये साइकी भी कि उन्हें मिटा देने की साजिश चल रही है, जो दर हकीकत आज का सबसे बड़ा सच भी है। थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूँ कि ये सच है तो इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हम कुएं के मेढक बन अपनी लड़कियों औरतों को उनसे छुपाने की कोशिश में उनको आज़ादी के साथ जीने ना दें। लगातार हम ये कहें कि औरत मर्द बराबर हैं, मगर जब मौका आए तो हम औरतों को घरों में दबाकर उन पर दोहरा जुल्म ढाएं। एक घरेलू सियासत के जरिए, दूसरा नेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पर कि उन्हें अमन सुरक्षा के नाम पर कैद कर उन्हें बुनियादी ज़रूरतों से सिर्फ इसलिए महरूम कर दें कि उनके मर्द एक बनावटी गैरत का कवच ओढ़कर मुकाबले से डरते हैं। आप सीधा हमला मर्द की गैरत पर कर रही हैं, जो मुनासिब नहीं है। हमारी औरतों से कोई परखाश नहीं है बेगम साहिबा, मगर निकाह की नई शर्तें वगैरह सरासर मर्द की तौहीन है। एक बार लड़की बाहर निकली और भीड़ में गुम हुई नहीं कि मुसलमान इस मुल्क में अपनी पहचान खो देंगे और सब कुछ यूनिफॉर्म लॉ में बदल कर रख दिया जाएगा, जो किसी हाल में मुसलमानों को मंजूर नहीं होगा। मौलाना अकरम ने जोश में कांपते हुए कहा, लीजिए पहले शरबत नोश फरमाएं। जल्दी से उठ बादाम के ठंडे शरबत का गिलास फ्रीज़र से उठाकर अकरम साहब को पेश किया। गर्मी काफ़ी थी, पंखा घूम रहा था, मगर उमस में वो भी ठंड नहीं पहुंचा रहा था। दोनों ठंडे शरबत का घूंट भरने लगे। काफ़ी देर खामोशी रही। औरतें कहीं पीछे नहीं हैं, न पैगंबर के दौर में थी, न मुग़ल दौर में, और न अब कांग्रेस के दौर में। मर्दों से शानाब शाना मिलाकर चल रही हैं, मगर बेहुदा आज़ादी। देखिए अकरम साहब, एक तो मुझे एतराज़ है आपके अंदाज़ पर। मैं मौलाना हूँ, अकरम नहीं। आप बराबर मुझे माफ़ करिएगा मौलाना साहब, चूँकि हम मसलों पर तबादला एक ख्याल कर रहे थे तो मैं आपको एक इंटेलेक्चुअल समझ रही थी। ख्याल नहीं रहा कि आप एक मखसूस तबके से हैं। कोई बात नहीं, आप कहें क्या कहना चाह रही थी। बात औरत को बाहर निकालने या मर्द के मुकाबिल खड़ा करने भर की नहीं है, बल्कि बात उसे एक इंसान समझकर उसकी पूरी शख्सियत की है। उसको वो सारे हक मिलने चाहिए जिससे वो अपनी दिमागी और जज्बाती ज़रूरतों को पूरी कर सके और एक सेहतमंद नज़रिए के साथ वो इस दुनिया के हर फैसले में शामिल हो सके। मगर आप लोग तो वो हक भी नहीं देना चाहते हैं जो उसे 1400 साल पहले मिल चुके हैं। बस उसके लिए रूहानी तौर पर तहखाने दर तहखाने तैयार किए जाते हैं। शाह बानो केस में सारी दुनिया के मुसलमान दांतों तले उंगली दबाए आप लोगों की ज़्यादती को देखते रहे कि गुजारा रकम आप पर भारी पड़ रही है उस औरत के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल शौहर के घर में झोंक दिए। आप लोगों की सारी ताकत इस बात पर खर्च हो रही है कि हम कैसे हिंदुओं से अलग अपनी पहचान बनाए रखें। मगर मौलाना साहब, इस कोशिश में इस्लाम और शरीयत का ज़्यादा पाबंद होना ज़रूरी है, तभी सच्चा मुसलमान वजूद में आएगा, ना कि उसके खिलाफ कदम उठाकर आप दीन के रहते हैं ना दुनिया के। देखिए मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद में सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आज इजाज़त दीजिए, फिर किसी वक्त हाजिर होऊंगा। कहते हुए मौलाना अकरम ने हाथ का खाली गिलास मेज़ पर रखा और अदब के साथ झुककर सलाम किया और बाहर निकले। साजदा बेगम दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आईं। दिल ही दिल में बोलीं, काश आज वो जिंदा होते तो देखते उनके घर कौन आया था, उन मसलों पर बात करने जो औरतों के लिए ममनून हैं। खुशी में मौलाना की कितनी खातिर करते। मैं अकेली औरत अब उनकी क्या आवभगत करती। कहने को 5 औलादें हुईं मगर सब मर गईं। उनके लिए रो रो कर थक गई। अब तो यही लड़कियां औरतें हैं जो अपनी औलादें भी हैं और नाते रिश्तेदार भी। सुनंदा को देखो ज़रा, उसकी और मेरी किस्मत में कोई फ़र्क है। औरतों की किस्मत खुदा एक सी क्यों लिखता है। साजदा बी को दिल आरा के घर से तुरंत बुलावा आया तो वो समझ ना पाई कि आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा है जो रात 10 बजे उसका भाई उन्हें लेने आया है। जैसी बैठी थी वैसे ही चल पड़ी। उन्हें तो ये शक भी ना गुजरा कि उन्हें मुजरिम समझकर पूरा खानदान उन्हें कटघरे में खड़ा कर देगा। वो तो नाक पर उंगली धरे टुकुर टुकुर कभी दिलारा की माँ का चेहरा ताकती तो कभी फूफी का, जो तेजी से छालियाँ काटती उन्हें इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम दिए चली जा रही थीं। देखो खाला,
लड़की को समझाओ, बौरा गई है, माना कि पढ़ने में तेज है, फर्स्ट आई है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि शादी से इनकार करे। अल्लाह की शान देखो, बित्ता भर की लड़की है, धमकाती है मुझे कि जोर ज़बरदस्ती की गई तो निकाह के वक्त इनकार कर देगी, बारात लौटा देगी। तो इसमें साजदा भी कहाँ से आ गई? साजदा बी ने उलझ कर कहा। क्यों नहीं आएंगी साजदा बी? बात बात पर हदीस, शरीयत और रिवायतों का हवाला तो आपके ही बताने से देती है। कोई मेरे पेट से सीख कर तो आई नहीं थी खाला। तो बुरा क्या करती है? पूछो क्या चाहती है, आखिर तुम माँ हो। खाला, ये गिरह तो अब आप खोलें। मैं खुद आती, मगर आपको तकलीफ़ इसलिए दी ताकि इसके रंग ढंग अपनी आंखों से देख लें। कल लड़के वालों के बारे में पता लगाकर दिल आरा के अब्बा लौट रहे हैं और यहाँ तूफ़ान मचा है। मुझे इंटर पास लड़के से शादी नहीं करनी है। दिल आरा अंगारे बरसाती आंखों से माँ फूफी को घूरती रही, फिर पैर पटकती दालान पार कर कमरे की तरफ भागी। उसका ये अंदाज साजदा बी के लिए नया था। कल शाम को आई थी तो बिल्कुल सहज थी, जरा भी गुमान नहीं गुजरा था कि अपने अंदर तूफान दबाए बैठी है। माँ फूफी को दिलासा दे साजदा भी घर लौट आई। मन में धुआं उठ रहा था कि ये कैसी माएँ हैं जो अपने बच्चों के दिल का हाल नहीं जानती, औरत होकर लड़की के अरमान और मासूम ख्वाहिशों को नहीं समझ पाती हैं। लड़की को पढ़ा रही हैं कॉलेज में और उसकी शादी करना चाहती है अपनी मर्जी से। अरे हर लड़की बकरी नहीं होती है जो गर्दन बंधवाने पर राजी हो जाए। दिलारा की सखी सुषमा से सारी बातें निकलवा कर साजदा बेगम ने रिक्शा मंगवाया और सीधे पहुंच गई जमील के घर। कच्चे घर के आंगन में मुर्गी, बकरी, बत्तख और 2 छोटे बच्चों ने घुड़दौड़ मचा रखी थी। बावर्ची खाने के खुले दालान में जवान औरत सिल पर मसाला पीस रही थी और एक बूढ़ी औरत खुर्री पलंग पर बैठी पुराना स्वेटर उधेड़ रही थी। ये सारा नज़ारा देखकर साजदा भी जमाल के दिल व दिमाग की कैफियत जान गई कि कहाँ दिलारा का बड़ा पक्का घर और नौकर, मोटर और कहाँ गुर्बत की ये मासूमियत। तभी पिंजरे का तोता चीख पड़ा, बीबी कोई आया है, कोई आया है। कौन? दोनों औरतों की आंखें एक साथ साजदा भी पर अटक गईं। आदाब, मैं साजदा हूँ। साजदा भी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। अरे कैसे आना हुआ हम गरीबों के घर? हड़बड़ा कर बूढ़ी औरत पलंग से खड़ी हो गई। बस नूर मियाँ के घर मिलाद पढ़ने आई थी, इधर से गुजरी तो जमील का ख्याल आया। वो प्रोफेसर वर्मा है ना, उन्होंने कुछ किताबें मेरे लिए भेजी होंगी। साजदा बी ने बात संभाली। जमील शाम को जैसे ही आता है आपके पास भेजती हूँ, जवान औरत ने कहा। अच्छा फिर चलती हूँ, आदाब। साजदा बेगम रुकी नहीं। उनके लाख रोकने पर वो जिस लिए आई थी वो काम तो हो गया था। अब घर पहुंचकर दिलारा को बुलाना था। जाड़े की शाम कुछ पहले ही घिर आती है। साजदा बी ने कोयले की अंगीठी तहका ली थी। सुनंदा को भी बुला लिया था। अब दोनों सखियां बाजरे का मलीदा बना रही थीं। साजदा बी की नज़र घड़ी पर टिकी हुई थी। जमील अभी आया नहीं था। लगभग 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो साजदा बी की जान में जान आई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत जवान को खड़े पाया। समझ गई। अंदर आने का इशारा करती हुई कमरे की तरफ मुड़ गई। लड़का सलाम कर झिझकता हुआ अंदर आया। जी, प्रोफेसर वर्मा ने मुझे कोई किताब नहीं दी। मैंने तो तुम्हें बुलाने का बहाना किया था मियाँ जमील, वरना दिलारा तो मुझसे सब कुछ छुपाए बैठी थी। इनसे मिलो, ये तुम्हारी मौसी सुनंदा हैं और यहाँ अंगीठी के पास आकर बैठो, बाहर तो गज़ब का जाड़ा है। ये लो बेटा, ज़रा मलीदा चखो। सुनंदा ने कटोरी आगे बढ़ाई। तुम्हारी शादी का इरादा कब है? देखो साफ बात करना, मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ, अगर घर वाले राजी नहीं हैं तो। जी, जमील ने माथे का पसीना पोंछा। जबान खोलो मियाँ, मर्द की तरह बोलो, मेमने की तरह मिमियाओ नहीं। साजदा बी ने झाड़ा। मैं बेकार हूँ, बहनोई मेरा और मेरी माँ का खर्चा उठाए हैं। वो एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करते हैं। उनकी तनख्वाह बहुत मामूली है। मुझे पता नहीं था कि दिलारा के अब्बा मेहमान होटल के मालिक हैं और पैसे वाले हैं। अब मैं किस मुंह और हौसले से पैगाम भिजवाऊं? जमील एक सांस में सच बोल गया, जिसको सुनकर साजदा भी सन्नाटे में आ गई। फिर उस वायदे का क्या होगा जो तुमने दिलारा से किया था? सुनंदा ने खामोशी तोड़ी। मैं उसे कहाँ रखूँगा शादी के बाद? फिर उसके माँ बाप क्यों करेंगे मुझसे शादी?
मैंने इस तरह का कोई वायदा दिलारा से नहीं किया था। सच पूछो तो वायदा मैंने अपनी माँ से किया था, उसे पूरा करना चाहता हूँ। मुझे बहनोई के एहसानों का बदला चुकाना है और मुझे पता है कि मेरी सारी ज़िंदगी कर्ज उतारते गुजर जाएगी। और जमील का गला रुंध गया। इंसान अपने लिए भी जीता है, साजदा बोली। मेरे सारे ख्वाब और ख्वाहिशें मेरी मजबूरी ने फ़िलहाल मुझसे छीन लिए हैं। दिलारा को मुझसे शिकायत होगी मगर मैं मजबूर हूँ। अच्छा, अब इजाज़त दें। इतना कहकर जमील उठा और तेज़ी से घर के बाहर चला गया। साजदा बी को लगा कहानी ख़त्म हो गई है। नदी के दो किनारे वो चाहने के बावजूद मिला नहीं सकती हैं और अब सवाल था कि दिलआरा आई तो उससे क्या बात करेंगी, जो अपने हक़ को पहचान चुकी है, जो घर में तूफ़ान मचाकर इंकलाब का परचम लहरा चुकी है। क्या वो पीछे लौटेगी? खुले दरवाजे से दिलारा दाखिल हुई, जिसे खोलकर जमील अभी अभी गया था। उसके चेहरे पर तनाव था। कमरे में सुनंदा को बैठा देख उसने राहत की सांस ली कि साजदा नानी कल रात की चर्चा नहीं करेंगी। मगर उसे नहीं पता था कि साजदा भी हर मुश्किल की घड़ी बिना सुनंदा के नहीं काट पाती हैं। इसलिए दिलआरा के बैठते उन्होंने बड़े आराम से कहा, जमील आया था, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? सुबह मैं उसके घर गई थी, उसके हालात देखे, वो मजबूर है। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। ताली दोनों हाथों से बजती है। वो तुम्हारी तरह सब कुछ छोड़ने पर राजी नहीं है। उसके हालात और तुम्हारे हालात में फ़र्क है। बुज़दिल, गुस्से से कांपती आवाज़ से दिलारा बोली। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। धैर्य से काम लो, सुनंदा बोली। ऐसे मर्दों के लिए आपकी शरीयत में कोई कानून है? अब भला मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बताइए ना मुझे साजदा नानी। इस हक को लेकर क्या करूं? तेवर तीखे हो उठे दिलारा के। अपने हक के साथ दूसरों के हक का भी ख्याल करना ज़रूरी है। फिर बेटी, इंसानी एहसास बड़े पेचीदा होते हैं। उन्हें कानून किसी हद तक हल करने की कोशिश करता है, मगर सच पूछे तो आपके पास ऐसे मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है। बुज़दिल मर्दों के लिए जो हालात के आगे हथियार डाल दें, उनको क्या सज़ा देता है आपका कानून? छोड़ने की। साजदा बी ने तमतमाते चेहरे के साथ बड़ी ठहरी आवाज़ के साथ कहा, जिसे सुनंदा चौंक पड़ी और दिलआरा धक से रह गई। कुछ देर वो साजदा बी का चेहरा ताकती रही, फिर चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल गई। ये क्या कह दिया तुमने? सुनंदा बेचैन हो उठी। साजदा बी ने सखी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उनके पास कोई जवाब था ही नहीं, क्योंकि वो जानती थीं कि इंसानी मुश्किलों को कानून से हल तो किया जा सकता है, मगर एहसास को कानून के जरिए काबू में नहीं लाया जा सकता है। जमील और दिलारा वही करेंगे जो उन्हें मुनासिब लगेगा। अब उनका कोई रोल इस कहानी में नहीं रह गया है। किरदार खुद अपनी कहानी लिखेगा। रोज़ की तरह सूरज वहीं से उगा जहाँ से रोज़ उगता था। पूरी दुनिया उसी तरह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती रही जैसे रोज़ लगाती थी। कहीं कुछ बदला नहीं था। फिर दिलारा कैसे बदलती? वो भी अपनी जिद पर अटल थी। जिसको वो पसंद नहीं करती उससे वो शादी क्यों करे? अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दिलआरा। औरत के हक की जानकारी औरत को देती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।